क्या बोलूँगी? हेलो गाइस। हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने अपना चैप्टर रीजंस फॉर ऑपरेशन ऑफ द लॉ इन एग्रीकल्चर पर ख़त्म किया था। आज से हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। लिमिटेशंस और अजम्पशन ऑफ द लॉ। तो इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं? सबसे पहला है इन जनरल। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर फील्ड में ही काम हो। अगर लैंड अंडर कल्टिवेटेड है तो आप लेबर घटा या बढ़ा नहीं सकते, आप कैपिटल घटा या बढ़ा नहीं सकते हो। ठीक है। सेकेंड इज इम्प्रूवमेंट इन द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ओके। थर्ड इज न्यू सॉइल। जब भी कोई न्यू सॉइल होगी उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इनसफिशिएंट कैपिटल। कई बार अगर इनसफिशिएंट कैपिटल है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम आगे जाकर लगा दें, तो ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू यूज sufficient capital to increase your production. Okay. Fifth is one factor of production should be fixed. So एक फैक्टर है, कोई भी प्रोडक्शन का एक फैक्टर है वो फिक्स्ड होगा। लाइक आपका जो रिसोर्सेज है लैंड, ओके, सो वो आपका फिक्स्ड होगा। 4.37 में हम पढ़ेंगे स्कोप्स। तो इसके स्कोप्स कहाँ तक हैं? सिर्फ एग्रीकल्चर तक तो नहीं है। माइनिंग। जितने ज़्यादा लोग आप माइनिंग में, जितने लेबर आप माइनिंग में यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपको प्रोडक्शन मिलेगा किसी भी चीज़ का। उतनी ही माइन डीपर आप डिग कर सकते हैं और उसमें से आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड इज़ फिशिंग। सो जितने ज़्यादा लेबर्स, जितने ज़्यादा आदमी फिशिंग करने में लगेंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा फिशेस पकड़ी जाएंगी। थर्ड इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो यहाँ भी यही है कि लेबर एंड कैपिटल, अगर कोई भी आपका जो फैक्टर है वो ज़्यादा लगेगा, आप इफ़िशिएंट और स्किल फैक्टर में अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगा। फोर्थ इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मीन्स अगर एक बिल्डिंग बनेगी उसमें लेबर ज़्यादा हैं, आप कैपिटल अच्छा यूज़ कर रहे हैं, सो आपको ऑब्वियसली प्रोपोर्शनेटली आपको ज़्यादा ही रिजल्ट मिलेंगे। एंड फिफ्थ इज पॉटरी वर्क, एज यू नो एज। 4.38 इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ। सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? यूनिवर्सिटी। ठीक है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट इन एवरी फील्ड। सारी ही फील्ड में ऑपरेट होता है। इट हैज़ अ जनरल एप्लीकेबिलिटी एंड सो इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल। सो ये जनरली सभी में अप्लाई होता है, तो इसे हम यूनिवर्सल भी कह सकते हैं। सेकेंड इज बेसिस ऑफ माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। माल्थस की एक थ्योरी पॉपुलेशन के ऊपर थ्योरी है, ये उसमें भी बेस्ड है। बेसिस ऑफ रिचार्डियन थ्योरी। तो रिचार्ड्स की भी एक थ्योरी है, ये उसको भी बेस करता है। इनफ्लो ऑफ पॉपुलेशन। हैड दिस लॉ नॉट अप्लाइड इन एग्रीकल्चर and industry, the production of food items, other commodities would have increased sufficient in one field of factory. And fifth is motivation to new invention. So ये motivate करता है new inventions को। जैसे कि यहाँ हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ख़त्म होता है, तो हम आते हैं यहाँ पर रिटर्न टू स्केल पर। हमने अभी क्या पढ़ा है? रिटर्न्स टू फैक्टर, और अब हम पढ़ेंगे रिटर्न टू स्केल। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन इट? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो रिटर्न टू फैक्टर है, रिटर्न टू फैक्टर एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो या थोड़े और फैक्टर्स को लेता है। लेकिन जब हम रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं, तो जितनी भी फैक्टर्स हैं आपके, ठीक है, उतने पूरे फैक्टर इंक्रीज होंगे किसी भी प्रोडक्शन में, और उसी की प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट भी चेंज होगा। ठीक है, तो उसको हम आगे समझेंगे। यहाँ आप देखिए बोल्ड्स में, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल स्टडीज हाउ टू इनपुट change when all factors are changed proportionately so that the proportion among them do not change. इसके भी यहाँ पर ये तीन में डिवाइड है। स्टेज ऑफ इंक्रीज रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, एंड थर्ड इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल।
फर्स्ट हम जानने की कोशिश करेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सो जब भी आपको अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप अपने सारे फैक्टर्स को बढ़ाएंगे। जैसे कि अगर आपको अपनी 10% प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आप अपने सारे जो फैक्टर्स हैं उनको 10% बढ़ा देंगे, और उससे जो आपको रिजल्ट आएगा वो आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। ठीक है, इफ़ द टोटल output increase more than the proportion to the increase in input factor of production, it is a case of increasing return to scale. causes क्या क्या हैं, इसके कारण बताएंगे हम। so it is dimensional economic flowing from indivisibility, economic of specialization, market economy, financial economy and external economy। अब आएंगे सेकंड नंबर पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। सो व्हाट इज कांस्टेंट? जब आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको लगाने पर भी जब आपका जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, एक टाइम पे वो कांस्टेंट आ जाएगा, फिर वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो जब वो कांस्टेंट आ जाएगा तो उसे आप कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहेंगे। व्हेन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज इन अ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन or the scale of production is increased, the quantity of production as a result increase in the same proportion. It is a case of constant return to scale. देखिए लास्ट क्या हुआ आपका, ये मान लीजिए आपका ग्राफ है। ओके, सॉरी नॉट ग्राफ, हम इसको एक स्केड्यूल में समझेंगे पहले, फिर ग्राफ देखेंगे। सो जब आपने आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 1% बढ़ाया तो आपका जो ये इनपुट है और आउटपुट आपका इतना बढ़ा। सेकंड, जब आपने उस यूनिट को 2% बढ़ा दिया तो आपका आउटपुट और बढ़ गया, 3 बढ़ाया तो 3 हो गया। बट जब आपने फोर्थ परसेंट डाला उसमें, तो जो आपका रिजल्ट है ना वो कांस्टेंट रहा, 3 ही रहा, कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ उसमें। तो जब ये स्टेज आएगी तो ये क्या है आपका, ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। ओके, एंड लास्ट इज डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। व्हाट इज इट? अब जब तक हमने जान लिया अब जब हमने जान लिया है कि ये 4th परसेंटेज पे कांस्टेंट आ गया है, तो जब हम फिफ्थ परसेंट अपना यूज़ करेंगे, ठीक है, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डालेंगे 5%, तो ये क्या होगा, डिमिनिश करने लगेगा। वहाँ पे ये लो ग्रोथ करने लगेगा, मतलब यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, और जब 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा, एंड 7 पे ये -1 पे चला जाएगा। ओके, तो ये होगा यहाँ पे डिमिनिशिंग पे, जब ये धीरे धीरे घटने लगेगा। व्हेन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन are increased in particular proportion or the scale of production is increased, the quantity of production as a result may decrease less than proportion increase in the factor of production. So cause cause इसके आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या हो सकते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। सो हमने सारे जो हमारे लॉस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, हमने इनपुट देखा, आउटपुट देखा। सो अब हमने सारे फैक्टर्स देख लिए। अब हम देखेंगे कॉस्ट होता क्या है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू होता क्या है, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, और प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसे निर्धारित की जाती है। द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज पॉसिबल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो किसी भी कमोडिटी की प्रोडक्शन के लिए उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल, जो फैक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, एंड वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी सब्सटीट्यूट विद द अदर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और कि कोई भी एक फैक्टर जो है वो किसी भी अदर फैक्टर का सब्सटीट्यूट हो सकता है, लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट पे, एक निर्धारित समय सीमा पर। इफ़ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कॉस्टली, अगर कोई फैक्टर प्रोडक्शन कॉस्टली है तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी हाई हो जाएगी, ठीक है। और अगर
सस्ता है वो जो भी रॉ मटेरियल है या फैक्टर जो भी सस्ता है, तो जो आपकी कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट की वो अपने आप ही प्रोडक्शन कॉस्ट है वो घट जाएगी. Thus, we can say that aggregate money spent on the factor of production used in the प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी रिप्रेजेंट द मनी. ठीक है, तो जितने भी हम पैसे खर्च करते हैं फैक्टर्स पर, लाइक लैंड, ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल, लेबर, इन पर जब भी हम पैसे खर्च करते हैं तो वो क्या होता है, हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी कमोडिटी की जो प्रोडक्शन है कमोडिटी मनी को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन वेजेस, सैलरी, रॉ मटेरियल, पावर, लाइट, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूट मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो ये सब क्या लेके चलते हैं, एक मनी कॉस्ट लेके चलते हैं प्रोडक्शन की. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज मनी कॉस्ट, सेकेंड इज रियल कॉस्ट एंड थर्ड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इनको और भी काफ़ी सब डिवाइडेड किया गया है, इन्हें हम आगे समझ लेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट इज टोटल कॉस्ट. व्हाट इज टोटल कॉस्ट? जब भी पूरा पैसा खर्च किया जाता है, सारा एक्सपेंडिचर खर्च किया जाता है प्रोडक्शन पर, ठीक है, क्वांटिटीज़ पर, कोई भी स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ पे, और तो उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल कॉस्ट कहते हैं. The total expenditure incurred by a firm of a production of specific quantity of a commodity is called total cost of production. सारा का सारा एक्सपेंडिचर जो होता है उसे हम टोटल कॉस्ट कहते हैं. The total cost increase with the increase in the quantity produced. So टोटल कॉस्ट हमारी कैसे बढ़ती है, जब हमारी क्वांटिटी बढ़ती है प्रोडक्शन की, और घटती कब है, जब हमारी क्वांटिटी घटती है प्रोडक्शन की. तो द टोटल कॉस्ट कंप्राइज टू टाइप्स को कंप्राइज करती है, 2 टाइप्स को लेके चलती है. एक है फिक्स्ड कॉस्ट जिसे हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहेंगे, एंड सेकेंड इज वेरिएबल कॉस्ट जिसे हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, किसी भी मतलब फिक्स्ड का हमने पहले क्या पढ़ा था. फिक्स्ड का मीनिंग होता है वो चीज़ें जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं जल्दी, वो चीज़ होती है फिक्स्ड. इसी तरीके से वो रिसोर्सेज जो कि फिक्स्ड है उन पे किया गया खर्च हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है. ठीक है, जैसे कि लैंड, मशीनरीज, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, एडवांस टेक्निकल पर्सन, तो ये सब क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है. फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन अनचेंज, ये कब बदलता नहीं है समय के साथ. विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी प्रोड्यूस, कितनी भी क्वांटिटी बढ़ जाए घट जाए लेकिन ये चेंज नहीं होता है. वहीं पर आता है वेरिएबल कॉस्ट. सो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल का हमने मीनिंग देखा था जो जल्दी चेंज हो जाता है. ठीक है, जैसे लेबर, फ्यूल, इलेक्ट्रिक पावर. आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का खर्च भी बढ़ेगा, आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो रॉ मटेरियल भी बढ़ेगा, लेबर, आपको जल्दी चाहिए चीज़ें, ठीक है, तो आपको लेबर भी बढ़ाने पड़ेंगे, और उसी तरीके से आपका फ्यूल का भी एक्सपेंडिचर होगा. सो ये चीज़ें क्या है, हम जल्दी बदल सकते हैं. ठीक है, हम घटा और बढ़ा दोनों सकते हैं. तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो भी घटती और बढ़ती रहेगी. इम्पोर्टेंस क्या है दोनों की. इम्पोर्टेंस ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. लॉन्ग पीरियड के लिए फिक्स्ड एंड शॉर्ट के लिए वेरिएबल्स. डिफरेंस बिटवीन देखते हैं. बेसिक ऑफ डिफरेंस, वेरिएशन. फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता, एंड वेरिएबल जो चेंज हो सकता है. पीरियड्स ये लॉन्ग टर्म के लिए है और वेरिएबल शॉर्ट टर्म के लिए. फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स. फिक्स्ड में क्या क्या वेरिएबल्स आते हैं आपको पता है, लैंड, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, मैनेजमेंट, एंड जो वेरिएबल हैं लेबर, फ्यूल, ये सब चीज़ें. सिचुएशन ऑफ ज़ीरो किस में आती है, फिक्स्ड में क्या होता है, इट रिमेन सेम इवन द प्रोडक्शन इज स्टॉप. प्रोडक्शन अगर रुक भी जाए तो क्या होगा, फिक्स्ड सेम ही रहेगा. आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कम नहीं हो जाएगी, ज़्यादा नहीं हो जाएगी. लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाता है तो वेरिएबल में असर पड़ता है. आप फिर लेबर नहीं रहेंगे आपके पास, फ्यूल आपका लगेगा नहीं, तो वो ज़ीरो हो जाता है. ठीक है. फिफ्थ बताता है आपको, अ फर्म कैन कंटिन्यू प्रोडक्शन इवन इफ़ द लॉस. फिक्स्ड में क्या होगा, अगर आपका लॉस भी चल रहा है तो आप प्रोडक्शन कर सकते हैं,
और वेरिएबल में अगर आपका लॉस चल रहा है तो अब धीरे 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 क्या होगा कि आप लेबर कम कर सकते हैं, फ्यूल कम कर सकते हैं, जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम कर सकते हैं। वहीं आता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या है? सो एवरेज कॉस्ट 3 टाइप्स का है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? इफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी प्रोड्यूस और द क्वांटिएंट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इट कैन बी एक्सप्रेस एज अंडर। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है कि जो आपका टोटल प्रोडक्शन है और आपकी क्वांटिटी प्रोड्यूस है उससे आप अगर डिवाइडेड कर दें तो आपका एवरेज प्रोडक्शन या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाता है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये स्लोप, इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, ठीक है, और वो स्लोप स्पीडली एंड देयर आफ्टर ग्रेजुअली एकदम से कम होगा और फिर धीरे 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 कम होगा, और ये कभी भी ज़ीरो नहीं आता है। वहीं एवरेज वेरिएबल क्या है? जब आप अपने यहाँ पर क्या था, जब हम फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ हम वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे जो प्रोडक्शन हुआ है, तो आपका एवीसी मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। और लास्ट इज एवरेज टोटल कॉस्ट। सो यहाँ पर क्या है, जब टोटल कॉस्ट को जो भी है फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो भी है उनको आप क्वांटिटी जो प्रोड्यूस्ड की गई हैं उनसे डिवाइड करेंगे, तो आपका जो जितना भी मतलब एटीसी मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट है वो निकल जाएगा।